जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट जानकारी के साथ में, और जो आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है उनके सोल्यूशन के साथ में। गाइज मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मैं इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और मैं आपको यहाँ पर वो वीडियो दिखा भी रहा हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने सारे कॉमेंट्स आए हैं, तो एक एक करके सभी कमेंट्स का आंसर करना पॉसिबल नहीं होता, अलग अलग प्रॉब्लम है, इसलिए वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है जहां पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो भले ही लॉन्ग हो जाए, क्योंकि अब इसमें आपको फॉर्म भरने में कम से कम एक दिन लग रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपीएससी के जो फॉर्म सिस्टम है, डीएफ सिस्टम है, उसमें बहुत सारे सवाल उठे हैं और इस वजह से ये फॉर्म इतना हार्ड कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर जो जानकारी आप पहले प्री एग्जाम के बाद में देते थे वो अभी आपको शुरू में ही देनी पड़ रही है, तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना है। पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पर चाहे वो आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम हो, अगर आप SC ST OBC या फिर NCL वाले कैंडिडेट हैं, इसके अलावा डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फोटो अपलोड करना है, उसके बारे में सभी जानकारी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी का प्रोसेस, इस एग्जाम का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बारे में समय समय पर वीडियो के रूप में अपडेट दिए जाएंगे। अब आपको जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पर फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आएगी जहाँ पर जानने को मिलेगा कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 11 फरवरी 2025 रखी गई है। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे और आप एक वीडियो देखेंगे जिसमें कि मैंने आपको फोटो एंड सिग्नेचर के साइज के बारे में बताया है और अच्छे से बताया है कि आप अपना फोटो एंड सिग्नेचर मोबाइल या फिर PC से कैसे बनाएंगे, कितना डायमेंशन रखना है, कितना पिक्सल रखना है, उसकी पूरी जानकारी अच्छे से इस वीडियो में दी गई है। तो अगर आपको फोटो या साइन अपलोड करने में कोई इशू आता है आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अब आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक थ्रू OTR इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जहां से आपको अप्लाई करना है। गाइज अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले एक साल के अंदर कोई फॉर्म भरा है, जब से ये वेबसाइट लॉन्च हुई है, तो आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको पुरानी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके ही इसमें लॉगिन होना है, जहां पर आप रजिस्टर्ड ईमेल ID, रजिस्टर्ड नंबर या फिर OTR ID का इस्तेमाल करके इसमें लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपको लॉगिन करते समय प्रॉब्लम आ रही है, आपको OTP नहीं आ रहे हैं, तो आप यहां पर OTR ID का इस्तेमाल करिए, यानी कि आप OTR ID के माध्यम से लॉगिन कीजिए। इसमें आपको OTP की जरूरत नहीं पड़ती। आप यहां पर जो OTR ID आपको मिली थी रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो डालिए और जो पासवर्ड आपने बनाया था जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो पासवर्ड यहां पर डालिए और वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद लॉगिन कर दीजिए। डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा, आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, OTP की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर गाइज अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म नहीं भरा, पहली बार इस वेबसाइट को देख रहे हैं या फिर पहली बार आप CSC का ये फॉर्म भर रहे हैं सिविल सर्विसेज का, तो आपको यहाँ पर इसमें नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब मैं आपको आगे कंप्लीट जानकारी रजिस्ट्रेशन की और जो आपकी प्रोफाइल है या फिर जो आपका OTR है उसके बारे में देने वाला हूं। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर गाइज सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और पूरा नाम आप यहां पर लिखेंगे। उसके बाद में गाइज आप यहां पर आपके नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहां पर देखेंगे आपसे एक सवाल पूछेगी, क्या आपने कभी आपका नाम बदला है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर जो आपका जेंडर है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, वो आप सिलेक्ट करेंगे। जेंडर को दोबारा सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आप यहां पर डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ भी आपकी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, तो इस तरह से आप यहां पर इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहां पर डेट ऑफ बर्थ सेम वे में अपनी वेरीफाई कर लेनी है, जैसे कि अभी आपको मैंने वेरीफाई यानी कि फिल करके दिखाई है। ये करने के बाद आप देखेंगे फादर नेम, तो आपको फादर नेम एंटर करना है। ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर कीजिएगा। फादर नेम को दोबारा डाल करके आपको यहां पर वेरीफाई कर देना है और उसके बाद में गाइज आप यहां पर मदर नेम डालेंगे। मदर नेम को भी आपको यहां पर 2 बार डाल करके वेरीफाई करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे माइनॉरिटी स्टेटस, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप आते हैं और आप यस कर रहे हैं तो फिर आपको बताना कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी इनमें से कौन सी है, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। ध्यान दीजिए नंबर आपका बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर OTP जाता है। फिर आप कोई अन्य फोन नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं।
सकते हैं। उसके बाद आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी के अंदर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर 10th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर है वो बताना होगा, यानी कि 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर गाइज आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा है, तो जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करना चाहे बस वो आपको ध्यान रखना है और उसका एक आंसर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग देना है। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आपको इसी क्वेश्चन का यही वाला आंसर दे करके अपने पासवर्ड को रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर है सिक्योरिटी क्वेश्चन 2, तो आप सेकंड क्वेश्चन क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और उसका जो आंसर है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर दे दीजिए। देन गाइज आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी ओटीपी सेंड किया है। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला ओटीपी डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल वाला ओटीपी, बेसिकली आपको दोनों ओटीपी एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहाँ पर जो आपका ओटीआर आईडी आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जांपल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहाँ पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आपका डैशबोर्ड आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अभी सभी स्टेप में क्रॉस आइकन देखने को मिल रहा है और जैसे ही आप स्टेप कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर राइट चेक देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपकी ओटीआर की प्रोफाइल की जानकारी दी गई है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर इसमें अन्य भरनी है। मैं यहाँ पर आपको अपनी पुरानी इन्फॉर्मेशन से एडिट करके सब इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है नेशनलिटी, आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप इंडियन हैं। उसके बाद में मदर टंग आपकी कौन सी है, इनकी मातृभाषा, वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, विडोवर, डाइवोर्सी, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले ऑफ बर्थ आपको बताना है इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। इसके बाद में यहाँ पर आता है पोस्ट ऑफिस, तो जो आपका पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपके सिटी का या फिर टाउन का या फिर विलेज का क्या नाम है वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर यहाँ से आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद में जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आती है कम्युनिटी, यानी कि आपकी कास्ट कैटेगरी, तो SC है, ST है, OBC है, जनरल है या फिर EWS है। मान लीजिए आपकी कैटेगरी OBC है तो OBC के सेलेक्ट करने पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। अगर आप करते हैं तो आप यस करिए। यस करने के बाद में यहाँ पर आता है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBCs बट कमिंग इन द क्रीमी लेयर एंड थस नॉट बीइंग एंटाइटल्ड टू OBC रिजर्वेशन विल बी ट्रीटेड एज जनरल कम्युनिटी। यानी कि जो कैंडिडेट OBC से है और क्रीमी लेयर में आते हैं उनको यहाँ पर जनरल कम्युनिटी के अंदर काउंट किया जाएगा, उनको रिजर्वेशन के फायदे नहीं मिलेंगे। और मान लीजिए आप यहाँ पर OBC है बट आप क्रीमी लेयर में नहीं आते तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद में आपको यहाँ पर आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर देना है। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ये एक OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ये मैं आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। आपका सर्टिफिकेट भी कुछ इसी तरह का रहेगा। अगर आप यहाँ पर अभी लेटेस्ट बनवाई है क्योंकि ये 2023 का है तो मे बी उसका फॉर्मेट आपका थोड़ा अलग हो, पर वो इसी तरह का आपका सर्टिफिकेट रहेगा। अब इसी सर्टिफिकेट से कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है वो आप जान लीजिए। तो सर्टिफिकेट नंबर के अंदर जो आपके सामने प्रमाण पत्र क्रमांक आपको सर्टिफिकेट में देखने को मिल रहा है वो प्रमाण पत्र क्रमांक आप सर्टिफिकेट नंबर में डाल दीजिएगा। उसके
बाद में डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, यानी कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, ये कहाँ पर लिखा होता है। ये आप यहाँ पर नीचे सक्षम अधिकारी के बाद में देख सकते हैं। सक्षम अधिकारी के बाद में यहाँ पर लिखा है तहसीलदार, तो आपको देखना है कि सक्षम अधिकारी के बाद में किस पोस्ट के अधिकारी का नाम लिखा है, वही फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसमें अलग अलग पोस्ट के अधिकारी इसको जारी करते हैं, तो जिस भी अथॉरिटी ने जारी किया है आपके सर्टिफिकेट को, वो आप एक बार चेक करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इसमें मैं तहसीलदार सेलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर इसको अन्य भी जारी करते हैं, ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन ही कर सकता हूँ, क्योंकि क्या पता कौन से पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, इसलिए आपको चेक करके खुद से यहाँ पर उस पोस्ट के अधिकारी उस अधिकारी की पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर आता है स्टेट यूटी ऑफ इश्यूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, कौन सी स्टेट ने जारी किया है, वो स्टेट आपको पता ही होगी जहां से आपने बनवाया है, तो वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आएगा डेट ऑफ इशू, तो आपको आपके सर्टिफिकेट पर जारी दिनांक के सामने देखने को मिल जाएगा कि किस डेट में आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है, वो डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आएगा फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी, यानी कि जिस अधिकारी ने इसको जारी किया है उसका फुल एड्रेस क्या है। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हम एड्रेस क्या भरे। तो मान लीजिए ये जो आपका सर्टिफिकेट है वो तहसीलदार ने जारी किया है, तो तहसीलदार आपका कहाँ पर बैठता है, जैसे कि मंडल अधिकारी या फिर आपका कचेरी का जो एड्रेस होता है जहाँ पर आपके तहसीलदार बैठते हैं, उसका एड्रेस आपको देना होगा। मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट जारी किया एसडीएम ने, तो एसडीएम का ऑफिस जहाँ पर है, जो भी एड्रेस लगता है वो एड्रेस आपको लिख देना है। अगर डीएम ने जारी किया है तो आपको डीएम का जो एड्रेस है वो लिख देना है। तो बेसिकली कहने का यही मतलब है कि जिस भी पोस्ट के अधिकारी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उसका जो एड्रेस लगता है वही एड्रेस आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर इसमें सर्टिफिकेट में लिखा है कि तहसील बदायूं, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, उत्तर प्रदेश, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर वो चीज़ लिखनी होगी कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया है और उसका जो एड्रेस है वो कहाँ पर है। तो मैं आपको यही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मेरा जो एड्रेस है वो है रामपुर मनिहारन कचेरी, तो मैं इस तरह से ये लिख दूंगा। और आप यहाँ पर चाहे जहाँ से भी आपका सर्टिफिकेट जारी किया है वो एड्रेस लिख रहे हैं, उसमें आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होती है कि इसका बिल्कुल सटीक जवाब होता है, क्योंकि ये आपके अधिकारी के एड्रेस के ऊपर वेरी करता है। तो जो भी आपकी अधिकारी का एड्रेस है जहाँ पर उनका ऑफिस है वही एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको जो इश्यूइंग अथॉरिटी का एड्रेस है वो इस तरह से फिल करके दिखाया है, आपको भी इसी तरह से आपका जो एड्रेस है यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी का वो भरना होगा। फिर आएगा नेम ऑफ द कास्ट ट्राइब कम्युनिटी एज मेंशन्ड इन द कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी कास्ट कौन सी है, ट्राइब कौन सी है या फिर कम्युनिटी कौन सी है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके सर्टिफिकेट में देखने को मिल जाएगी। आपको आपका सर्टिफिकेट पढ़ना है और उसमें जो आपकी कास्ट कैटेगरी या फिर जो भी आपकी ट्राइब है वो लिखी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जो भी लिखी है वही आपको यहाँ पर लिखनी होगी। उसके बाद में सेंट्रल लिस्ट विथ सीरियल नंबर ऑफ कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, तो सेंट्रल लिस्ट में आपका जो कास्ट या फिर ट्राइब है या फिर कम्युनिटी है उसका सीरियल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर इसमें लिखना होगा। और ये जो सेंट्रल लिस्ट विथ सीरियल नंबर है ये भी आपको आपकी कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। आपको आपका सर्टिफिकेट पढ़ना है और उसमें जो जानकारी यहाँ पर लिखी गई है कि आपका सीरियल नंबर क्या है कास्ट का या ट्राइब का, वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। या फिर आप इसको सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसी, ये जो आपको यहाँ पर इस लिंक भी दिया है, आप इस लिंक को ओपन करके इसमें जो आपकी कास्ट है और उसके सामने जो सीरियल नंबर लिखा है वो सीरियल नंबर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। जैसे कि 20वें नंबर पर है, 50वें नंबर पर है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा है कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो आप यस करिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, इनमें से कोई एक आईडी आपके पास सेलेक्ट होनी चाहिए। जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर फिर उसका जो नंबर है वो देना होगा। फिर पूछे कि क्या आप यहाँ पर रिकमेंड किया जाना चाहेंगे, हैव यू एवर बीन रिकमेंडेड एज PHPWD कैंडिडेट, यानी कि क्या आप यूपीएससी के द्वारा पास्ट में विकलांग कैटेगरी के अंदर आए हुए हैं, आपने भरा था फॉर्म, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद में क्या आप आपकी इन्फॉर्मेशन यूपीएससी को प्रोवाइड कराना चाहते ताकि आपको वो फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटीज से संबंधित ईमेल या मैसेज सेंड करे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। चाहे आप इसमें यस करें चाहे नो करें, इससे आपके इस फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैंने अभी आपको ये जानकारी भरी है वो ओबीसी कैटेगरी की बताई है। अगर मान लीजिए आपकी कैटेगरी एसटी है तो तब भी आपके सामने सेम ही ऑप्शन आएंगे। आपको आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट उठाना है और उसमें सर्टिफिकेट नंबर जो दिया है वो यहाँ पर भर देना है। फिर कौन से पोस्ट के अधिकारी ने उसको जारी किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डाल देंगे और उसकी जो एड्रेस है, पहले तो आपको स्टेट सेलेक्ट करनी होगी, फिर जारी दिनांक और उसके बाद में एड्रेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जहाँ पर भी आपका अधिकारी बैठता है उसका जो एड्रेस लगता है वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है। अगर किसी कचेरी में बैठता है, किसी स्पेसिफिक जगह पर बैठता है, जहाँ पर भी उसका जो बेसिकली ऑफिस है उसका जो एड्रेस है वही आपको लिखना है। इसमें कोई
कोई ऐसी सटीक जानकारी नहीं होती है कि अगर आपने कुछ और भर दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ये फुल एड्रेस ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी भर दीजिएगा। आपको अगर कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर भी आपका जो इश्यूइंग अथॉरिटी का एड्रेस दिखाई दे रहा है, अगर लिखा है उसमें, तो वहाँ से भी भर सकते हैं, नहीं तो खुद से जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है वैसे भी भर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर कास्ट, ट्राइब या कम्युनिटी, उसके बाद में उसका जो सीरियल नंबर है आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर अगर मेंशन है तो वहाँ से भर दे, नहीं तो आप यहाँ पर ये लिंक ओपन करके PDF ओपन करके उसमें अपनी कास्ट देख लीजिएगा, अपनी ट्राइब देख लीजिएगा और उस ट्राइब के सामने जो सीरियल नंबर है या फिर उसके पहले जो सीरियल नंबर लिखा है वो सीरियल नंबर यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। और बाकी की जानकारी ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको जब OBC की जानकारी भरकर दिखाई थी वो आपको भरनी है। फिर आप यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद में आप यहाँ पर एड्रेस इन्फॉर्मेशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आएगा कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो पहले आप आपका प्रेजेंट एड्रेस भरेंगे जिसमें क्या हाउस नंबर, अपार्टमेंट, बिल्डिंग, स्ट्रीट, विलेज, यानी कि जो भी चीज आपके एड्रेस के ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको यहाँ पर डालनी है और आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर या फिर न्यूमेरिक वैल्यू यूज नहीं करनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपका स्टेट का ऑप्शन, तो आप यहाँ से आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर है वो डाल देंगे, कोई फैक्स नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। ऊपर की इन 3 लाइन के अंदर आपको जो आपका एड्रेस है स्टेट, डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके बाकी का एड्रेस आपको भरना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है अगर वो सेम है, अलग अलग नहीं है, तो फिर आप इस बॉक्स के ऊपर टिक कर देंगे, देन आपको दोबारा से परमानेंट एड्रेस भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक सिंगल सेव के अंदर प्रेजेंट एड्रेस भी भर देंगे यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भी भर देंगे और आपका परमानेंट एड्रेस भी भर देंगे। एड्रेस की जानकारी सेव करने के बाद में आप फोटो एंड साइन अपलोड के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है और फिर यहाँ पर आपको बोला है कि हाउ टू रिसाइज फोटोग्राफ इमेज, यानी कि आपको अगर ये नहीं पता कि आपको फोटो रिसाइज कैसे करना है, उसका एक एग्जांपल आपको दिया है। पर मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया है वो ओपन करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक से पहले एक वीडियो मिलेगी जिसको वॉच करके आप कैसे फोटो बनाना है मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि कैसे आपको फोटो अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर फोटो कैसा बनाएंगे उसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आपको फोटो इस तरह का रखना है जिसमें कि नेम के बाद में आपका नाम लिखना है, फिर फोटोग्राफ डेट के बाद में आपकी डेट लिखनी है कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है और फोटो के ऊपर डेट ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके फोटो का फॉर्मेट JPG रहना चाहिए और जो डायमेंशन है वो आपका 550 पिक्सल वाइड और 550 पिक्सल ही हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका साइज है फोटो का वो 20 से 300 KB के बीच में रहना चाहिए और जो एक्सेप्ट नहीं होंगे फोटोज वो आपको यहाँ पर बताए हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ रियल फोटो अपलोड करके मैंने ये फाइल सेलेक्ट की, ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आई हरबे डिक्लेयर दैट फोटोग्राफ माइन, आप इसके ऊपर टिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद देख लीजिए आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा। ऐसा ही आपको बोला है फोटो अपलोड करने के लिए। इसके बाद आप सिग्नेचर के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। सिग्नेचर के सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद बोला है कि 350 × 350 आपका जो सिग्नेचर का डायमेंशन है वो रहना चाहिए। एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका साइन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ साइन। मैंने ये साइन सेलेक्ट किया, ओपन किया, यहाँ पर टिक किया, उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो साइन है वो आ चुका है। और आप यहाँ पर अब क्या करेंगे, आपको इसमें एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे पहले आपसे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन ली जा रही है, तो आपको यहाँ पर क्लास, डिवीजन, ग्रेड के अंदर बताना है कि आपकी क्लास या फिर डिवीजन क्या थी। जिनके 60+ % होते हैं वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीजन के अंदर आते हैं और जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं परसेंटेज, उनको यहाँ पर सेकंड क्लास के अंदर रखा जाता है और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो थर्ड क्लास के अंदर आते हैं या फिर पास क्लास के अंदर आते हैं। इसके बाद आता है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपकी परसेंटेज कितनी है। अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर अपना CGPA स्कोर भरेंगे, पहले CGPA स्कोर बताएंगे और फिर कितने में से आपको CGPA आया है वो आप यहाँ पर CGPA आउट ऑफ में लिखेंगे। पर मेरे नंबर परसेंटेज में है इसलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज भर दे रहा हूँ, फिर मुझे CGPA स्कोर भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद गाइज आप बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने जो ये आपकी क्वालिफिकेशन है वो पास की है। इसके बाद फिर आएगा सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स आपके पास क्या क्या थे। आपको यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली एक एक करके जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे वो एंटर कर देने हैं, चाहे वो 5 सब्जेक्ट थे चाहे फिर वो 6 सब्जेक्ट थे। तो एक एक करके सभी सब्जेक्ट के आप नाम लिख दीजिएगा।
फिर आता है नेम ऑफ स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट। तो आपने कहाँ से आपका 10वीं जो है वो किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद में आपको बताना कि आपने कौन से बोर्ड के द्वारा आपके 10वीं की पास किया, उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद 10वीं की जानकारी सेव होगी और अब आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी कि 12th की जानकारी देखने को मिलेगी। आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि आपने अभी कर रहे हैं या फिर आप कंप्लीट कर चुके हैं। अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर सेम वे में आप जानकारी भरेंगे जैसे कि अभी आपने आपकी 10वीं की जानकारी भरी है, जिसमें कि आपको क्लास डिवीजन बतानी है, आपके जो परसेंटेज है 12वीं के वो बताने हैं, नहीं तो आप सीजीपीए स्कोर भी भर सकते हैं अगर सीजीपीए के अंदर नंबर है। और उसके बाद में बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 12वीं है वो पास की है। इसके बाद सब्जेक्ट आपके पास क्या क्या थे वो सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर इसमें एंटर कर दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट के नाम आपको लिखने होंगे एंड फिर सेम वे में आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम बताना है और आपका जो बोर्ड था जिस बोर्ड से आपने आपकी जो 12वीं है वो की है या फिर कर रहे हैं, और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपकी 10वीं और 12वीं की जानकारी तो भरी जा चुकी है। अभी आप यहाँ पर आपकी मेन क्वालिफिकेशन भरेंगे, जिस क्वालिफिकेशन से आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के फॉर्म पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, जो कि है आपकी ग्रेजुएट की योग्यता। तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने अपनी पहले से प्रोफाइल कंप्लीट करके रखी है, इसलिए मैं इसी प्रोफाइल से अपनी जानकारी एडिट करके आपको बताऊंगा कि कहाँ पर आपको क्या भरना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे ग्रेजुएशन के सेक्शन में आकर के, तो सबसे पहले आपको स्ट्रीम एट ग्रेजुएशन लेवल यानी कि आपका ग्रेजुएशन लेवल पर क्या स्ट्रीम है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटी, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ या फिर इन सब के अलावा कोई अन्य। अगर अन्य है तो आप अदर सेलेक्ट करके खुद से उस स्ट्रीम को भर सकते हैं। अगर इन्हीं में से आपका कोई स्ट्रीम है, आपकी क्वालिफिकेशन इन्हीं फील्ड से जुड़ी हुई है जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, तो वो आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। और फिर उसके बाद में आप गाइस यहाँ पर देखेंगे जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया तो आता है मेरे सामने ग्रेजुएशन डिग्री, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जो डिग्री है वो यहाँ पर मेंशन है। अगर लिस्ट के अंदर आपकी डिग्री आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से आप यहाँ पर भर सकते हैं। आप अदर्स के ऊपर क्लिक चाहे ना भी करें तब भी आप यहाँ पर अदर ग्रेजुएट डिग्री मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज आप फिर नीचे आएंगे और आप देखेंगे क्लास डिवीजन ग्रेड। तो जैसे कि अभी आपने 10-12 की क्लास ग्रेड भरी है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताना है कि आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग या सीजीपीए के अकॉर्डिंग आप फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड थे। जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट में आते हैं, और जिनके 45 से 59 के बीच में होते हैं वो सेकंड, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में होते हैं वो थर्ड डिवीजन के अंदर आते हैं। उसके बाद गाइज आप देखेंगे परसेंटेज और मार्क्स। तो अगर परसेंटेज के अंदर नंबर है तो परसेंटेज भरिए, अगर आपके सीजीपीए के अंदर है तो आप परसेंटेज खाली छोड़ करके सीजीपीए स्कोर भरे और फिर कितने में से वो सीजीपीए स्कोर आपको आया था वो आप यहाँ पर आउट ऑफ में लिख दीजिएगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर के अंदर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास की थी वो आप सिलेक्ट कर लेंगे या फिर कह लीजिए खुद से भर दीजिए। और फिर जो आपके सब्जेक्ट्स थे या फिर जो आपका डिसिप्लिन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। कोई स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज नहीं करना है, नहीं तो डिटेल्स सेव नहीं हो पाएगी और बार बार एरर आता रहेगा। इसके बाद आता है नेम ऑफ स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की वो की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपको आपके बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है। मैंने यहाँ पर ये जानकारी डेमो के लिए भरी है, आप आपके रियल इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर भर देंगे और यानी कि जिस कॉलेज से आपने की है, और फिर वो जो कॉलेज आपका एफिलेटेड है वो किस यूनिवर्सिटी से है उस यूनिवर्सिटी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर लिस्ट के अंदर नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी तो आप अदर का सेक्शन सेलेक्ट करके खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जानकारी भरेंगे। उसके बाद आएगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर रोल नंबर। तो इनमें से कोई एक चीज आप भर सकते हैं, चाहे आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर या जो इनरोलमेंट हुआ था आप उसका नंबर या फिर फाइनल ईयर का रोल नंबर। उसके बाद में डेट ऑफ इशू, कब ये इशू हुआ था, जो भी डिटेल्स आप दे रहे हैं, अगर सर्टिफिकेट दे तो सर्टिफिकेट का डेट ऑफ इशू देना है, इनरोलमेंट नंबर दे तो इनरोलमेंट आपका कब इशू हुआ था उसका डेट देना है, रोल नंबर दे रहे तो आपका एडमिट कार्ड कब इशू हुआ था उसका डेट आप यहाँ पर भर देंगे। अगर एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट भी भर सकते हैं, बट ज़्यादा दूर की डेट नहीं होनी चाहिए, 2-4 दिन का फर्क चल जाता है क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है जिस आधार पर आपका कोई फॉर्म रिजेक्ट हो या फिर कोई आपको आगे चल करके बड़ी प्रॉब्लम आए। इसके बाद आता है डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के द्वारा आपका ये जो डिटेल्स आप दे रहे हैं वो इशू हुआ है, जैसे कि सर्टिफिकेट, इनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर। तो जिस भी इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं उसी के माध्यम से बेसिकली आपका ये इशू हुआ होगा, तो उसी का आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम दे देना है। उसके बाद में आपको आपकी जिस इंस्टीट्यूट ने या फिर आपकी यूनिवर्सिटी ने आपका जो ये सर्टिफिकेट नंबर
नंबर या इनरोलमेंट नंबर या फिर आपका रोल नंबर जारी किया है, एडमिट कार्ड जारी किया है, तो उस अथॉरिटी का नाम, उसका नाम तो आपने दे दिया, उसका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर नीचे आता है कि डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूट, क्या आपने कोई सामान्य क्वालिफिकेशन या फिर कोई हायर क्वालिफिकेशन फॉरेन इंस्टीट्यूट से प्राप्त की है। अगर हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन का सेक्शन भी देखेंगे। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और आप उसकी इन्फॉर्मेशन देना चाहते तो आप इस सेक्शन के ऊपर आएंगे और सेम वे में जैसे कि अभी आपने यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की जानकारी भरी है वो भर देंगे। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन ही की है तो आप ये जानकारी मत भरिएगा क्योंकि कंपलसरी नहीं है। और फिर आप यहाँ पर नीचे अगले सेक्शन पर आएंगे जो कि है डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। अब गाइज आपकी 10वीं 12वीं की जानकारी भरी जा चुकी है, तो अगर आप एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं तो इन दो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ही आप आपका जो फॉर्म है वो भर लेंगे। पर अगर आप यहाँ पर इसमें प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं सीडीएस के लिए तो या फिर किसी अन्य एग्जाम के लिए तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी भी भरनी होगी। तो चलिए मैं आपको ग्रेजुएशन की जानकारी अगर आप भर रहे हैं तो कैसे भरेंगे वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्रेजुएशन स्टेटस में कंप्लीट सेलेक्ट कर लिया। अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तभी सेलेक्ट कीजिएगा, कर रहे हैं तो एपियरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं कंप्लीट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर जानकारी भरने के ऑप्शन आ चुके हैं। आपको पहले आपका स्ट्रीम बताना है ग्रेजुएशन लेवल का, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, साइंस है, ह्यूमैनिटी है, कॉमर्स है, अकाउंट मैनेजमेंट, लॉ या अदर, या फिर बेसिकली इनमें है तो इनमें, अगर अदर है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं एक एग्जांपल के लिए इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लेता हूं। फिर आपको आपकी ग्रेजुएशन डिग्री यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। इंजीनियरिंग की कैटेगरी में इनमें से कौन सी है, अगर इनमें भी नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भर सकते हैं। इसके बाद में गाइज यहाँ पर चलिए मैं पहले इनमें से जो क्वालिफिकेशन है वही सिलेक्ट कर लेता हूं। अब आते हैं क्लास डिवीजन ग्रेड। तो सेम वे में बताना है कि आपकी क्लास डिवीजन या फिर ग्रेड क्या है, परसेंटेज और मार्क्स क्या है वो भर दीजिए। अगर सीजीपीए के अंदर है तो आप सीजीपीए भी भर सकते हैं। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है वो साल आप यहाँ पर इसमें भर दीजिएगा। फिर सब्जेक्ट्स या फिर स्पेशलाइजेशन क्या था वो आप यहाँ पर लिखेगा। आपके स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर देना है। आपके जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर या फिर फाइनल ईयर का रोल नंबर, इनमें से कोई एक चीज आप यहाँ पर भर देंगे। किस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है उस अथॉरिटी का नाम आपको बताना है, यानी कि कौन से, जैसे कि आपके उसमें डीन होता है, प्रिंसिपल होता है, किसने आपका सर्टिफिकेट जारी किया, किसने उसके ऊपर साइन किए वो आपको बताना है। और फिर उसका जो पूरा एड्रेस है वो भी आपको बताना होगा, यानी कि जो आपके प्रिंसिपल है उनका पूरा एड्रेस क्या है उनका आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस देना होगा। फिर एक सवाल आता है कि डू यू हैव एनी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और हायर क्वालिफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए फॉरेन इंस्टीट्यूट, क्या आपने कोई नॉर्मल क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन किसी विदेशी इंस्टीट्यूट से प्राप्त की है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को सेव कर देंगे। सेम वे में गाइज अगर आपने पीजी डिग्री की है तो आप पीजी की जानकारी भी सेम वे में भर सकते हैं। अब इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो प्रोसेस है ओटीआर का प्रोफाइल कंप्लीट करने का वो पहले ही कंप्लीट कर लिया है और ये वीडियो जब मैं आपके लिए बना रहा हूँ तो इस पार्ट को मैं दोबारा से यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि जो भी आपके सवाल डाउट है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर के या फिर इस जानकारी को समझने को लेकर के वो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर सकूँ और आपको बता सकूँ कि कहाँ पर आपको क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो वीडियो को आपको यहाँ से अच्छे से समझना है। तो गाइज यहाँ पर आपको जिन डॉक्यूमेंट के सामने इस तरह का रेड स्टार लगा हुआ है इसका मतलब है कि ये आपको 100% अपलोड करना होगा। बिना इसके अपलोड किए आप फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके ऊपर लागू हो रहे हैं वो आपको यहाँ पर इस तरह से स्टार के देखने को मिलेंगे। तो पहले आता है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जिसमें कि आप आपका 10वीं का सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं क्योंकि ये आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में आपसे लिया जा रहा है। जो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। अब मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट इमेज में है या फिर जो आपने स्कैन करके रखा वो इमेज में है तो आप उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए गाइज आपको गूगल के अंदर आना है और सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ। ये आपने सर्च किया, सर्च करने पर पहले वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब आप इसको ओपन कर लेंगे और जो आपने आपके सर्टिफिकेट का इमेज लिया हुआ है, आपने फोटो लिया है, इसको स्कैन किया हुआ है, वो फाइल आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। मैं डेमो के लिए आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आपकी फाइल आएगी। अगर आप मल्टीपल फोटो एक पीडीएफ के अंदर ऐड करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास 2-3 फोटो है आपकी मार्कशीट के, सर्टिफिकेट के, तो आप उनको यहाँ पर 2
तीनों को एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर कन्वर्ट टू पीडीएफ इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। डाउनलोड पीडीएफ जैसे आप कर देंगे तो ये फाइल आपके मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। अब उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जो फाइल अभी आपने कन्वर्ट किया पीडीएफ के अंदर वो सिलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर जो आपकी फाइल है वो इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप इसके व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। फिर आता है ग्रेजुएशन पास सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट और इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर आप इसमें जब अप्लाई कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है या फिर आप यहाँ पर मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट सभी देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि आपको गूगल के अंदर सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ, तो मान लीजिए आपकी जो मार्कशीट के फोटो है वो 3-4 है, तो आप यहाँ पर इमेज टू पीडीएफ के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ये वेबसाइट ओपन कीजिएगा, सिलेक्ट जेपीजी इमेज के ऊपर क्लिक करके, क्योंकि आपकी यहाँ पर मल्टीपल इमेज है आपकी मार्कशीट के, तो वो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, मल्टीपल फाइल मैंने सिलेक्ट कर ली, ये मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ और फिर मैं ओपन करता हूँ, इस तरह से आपकी सभी आ जाएगी। आप यहाँ पर ऊपर की तरफ आपकी मार्कशीट कर लीजिएगा और लास्ट में आपको आपका सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप अपेयरिंग है तो फिर आप सर्टिफिकेट नहीं, जो आपकी मार्कशीट अवेलेबल है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड देन कन्वर्ट टू पीडीएफ करेंगे, ये फाइल आपकी सिंगल पीडीएफ के अंदर बन जाएगी। अगर 1 MB से ज़्यादा साइज हो जाए तो आप उसको रिड्यूस कर लीजिएगा बिना क्वालिटी लूज किए। तो ये जैसी फाइल आपकी अवेलेबल हो जाएगी तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, डाउनलोड्स के सेक्शन में आएंगे और वो फाइल सेलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर देंगे, ये फाइल भी आपकी आ जाएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ पर फोटो आईडी अपलोड करेंगे, जिसमें कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड यानी कि इनमें से कोई भी आईडी को अपलोड कर सकते हैं और इसको भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना है। फिर अगर आप SC ST OBC NCL या फिर EWS कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है सेम वे में पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर आप यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में सपोर्ट चाहते हैं, क्लेम कर रहे हैं, तो आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आप यहाँ पर जो हिल एरिया है उनसे बिलोंग करते हैं, जो यहाँ पर मेंशन भी की गई है, तो जो आपके पास उसका सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे। फिर आता है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन की जानकारी भरी है इनके पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो आप यहाँ पर उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी अपलोड कर देंगे। तो मैंने भरी हुई है इसलिए मेरे सामने यहाँ पर ये इसका ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, उसके बाद आप पेरेंटल इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पर आने के बाद में आप पहले फादर इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जहां पर आपको नेशनलिटी ऑफ फादर सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। फादर प्रोफेशन यहाँ पर आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर उनकी मृत्यु हो चुकी है फादर की तो आप डिकेज्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोफेशन इनमें नहीं है तो आप यहाँ पर अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से लिख सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर जो भी प्रोफेशन है वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में फादर का एड्रेस पूछा है, जहां पर बोला है कि फादर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस सेम एज योर एड्रेस, यानी कि अगर आपके पिता का एड्रेस और जो आपका एड्रेस है वो सेम है तो आप यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंस ये सिलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे कि जो एड्रेस आपने अपना भरा था वही एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। पर अगर वो अलग है तो आप रिसेट एड्रेस के ऊपर क्लिक करके खुद से अपने फादर का एड्रेस यहाँ पर भर सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे की तरफ आप आएंगे, देखेंगे इफ योर फादर इज इन सर्विस इंडिकेट द पोस्ट हेल्ड बाय हिम, इफ रिटायर्ड इंडिकेट लास्ट पोस्ट हेल्ड बाय हिम, यानी कि अगर आपके पिताजी सर्विस के अंदर है तो आपको यहाँ पर वो कौन सी पोस्ट के ऊपर अभी काम कर रहे हैं वो आपको बताना है, और अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो फिर अब वो कौन सी लास्ट पोस्ट पर थे उसका नाम आपको देना है। पर अगर वो नहीं है अभी जॉब के अंदर तो फिर आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल इस तरह से लिख देंगे। और एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, अगर आपके फादर डिकेज यानी कि उनकी मृत्यु हो चुकी है तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे, नहीं तो आपकी फादर की एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है इस तरह से। फिर स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, कौन सी स्टेट के आपके फादर स्थायी निवासी है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, और फिर कौन सी स्टेट से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं, सॉरी स्टेट से नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट से, वो आपको सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर मदर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन के ऊपर आएंगे और सेम वे में आपको मदर की इन्फॉर्मेशन भी भरनी है। तो नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मदर का प्रोफेशन सेलेक्ट कर लेंगे जो भी है, उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ एड्रेस को बता देंगे कि क्या एड्रेस है, या फिर आप चाहे तो फादर एड्रेस का ऑप्शन टिक करके जो आपके फादर का एड्रेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड सेम वे में अगर आपकी जो माताजी है वो सर्विस के अंदर है किसी, तो आपको यहाँ पर किस पोस्ट पर काम करती है वो बताना है। अगर वो रिटायर हो चुकी है तो आप यहाँ पर लास्ट किस पोस्ट पर वो काम करती थी उस पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर बताना होगा। एनुअल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद में आप यहाँ पर जो स्टेट है आपकी माताजी की जहाँ से वो ओरिजिनली बिलोंग करते हैं वो बतानी है, और फिर आपकी माताजी की डिस्ट्रिक्ट, एंड देन सेव के ऊपर क्लिक करके जानकारी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर पूछा है योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप यहाँ पर इनमें से किसी स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयड है, जैसे कि सेंट्रल
स्टेट, PSU, प्राइवेट, अदर, तो आप बता दीजिए। अगर आप अभी नॉट एम्प्लॉयड है तो नॉट एम्प्लॉयड के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपसे पूछेगी क्या कभी आपने जॉब की है, एम्प्लॉयड रहे हैं, अगर हाँ तो यस, यस करने के बाद मैं आपको बताना कि गवर्नमेंट पब्लिक एंटरप्राइज, अगर हाँ तो यस, नहीं तो अगर यस तो फिर बताएंगे इफ गवर्नमेंट सर्विस, तो आपको इंटीमेशन शुरुआती डेट बतानी कि कब आपने जॉब ज्वाइन की थी, अगर नो तो आप नो कर सकते हैं। पर अगर आप कभी एम्प्लॉयड हुए नहीं है अभी तक तो आप नो कर दीजिएगा सिंपली। फिर पूछेगी हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या आपने कभी सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद से कोई काम करा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर देंगे, ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। फिर आएगा यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद पूछेगी क्या कभी आप यूपीएससी के एग्जाम से निकाले गए हो, ब्लैकलिस्ट किए गए हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। क्या कभी आप यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर प्रीवियस किसी ईयर के अंदर अपीयर हुए हैं किसी भी एग्जाम में, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू ए सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हेल्ड इन अर्लियर ईयर, यानी कि जो एलोकेशन होती है या फिर पोस्ट है वो आपको सिविल सर्विस एग्जाम के माध्यम के आधार पर पहले कभी किसी ईयर में मिली है, अगर नहीं तो आप पहली बार ये फॉर्म भरे हैं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद में सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद ये जानकारी भी आपके सेव होगी। अब आता है अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है पर्टिकुलर्स एट द यूनिवर्सिटी, स्टेट, इन नेशनल लेवल इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग, तो अगर आपको कोई प्राइज मिला है, मेडल मिला है, स्कॉलरशिप मिली है तो आप यहाँ पर बताएंगे। स्पोर्ट्स रिलेटेड या एनसीसी रिलेटेड जानकारी इसमें भरेंगे। पोजीशन ऑफ डिस्ट्रिक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज अगर कोई मिली है तो आप बताएंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में या इंटरेस्ट में आपकी जो हॉबीज है वो आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद एक सवाल है कि वेदर योर फैमिली ओन्स और पोसेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड या फिर उससे ज़्यादा, रेसिडेंटल फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा, रेसिडेंटल प्लॉट 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबो इन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटीज, रेसिडेंटल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबो इन एरिया अदर देन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटीज। अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ भी है तो आप यस करिए, अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए। यस करने पर भी कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसके बाद लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज की जानकारी देनी है। पहले आप बताएंगे यहाँ पर लैंग्वेज, उसके बाद में आपको जैसे कि इसमें है रीड ओनली, स्पीक ओनली, तो मैं यहाँ पर इसमें भी हिंदी कर लेता हूँ, स्पीक ओनली। फिर रीड एंड स्पीक, तो रीड एंड स्पीक मैं यहाँ पर हिंदी कर सकता हूँ। उसके बाद रीड, राइट एंड स्पीक, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। एग्जामिनेशन पास, तो अगर आपने कोई एग्जाम पास किया है तो आप यहाँ पर बता दीजिए। जैसे कि मैंने 10वीं हिंदी के अंदर पढ़ी है और उसमें एग्जाम भी पास किया, तो मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जानकारी आ चुकी है, रीड भी कर सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ। इसी तरह से आप यहाँ पर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो सेकंड लैंग्वेज भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ इंडियन लैंग्वेज है, कोई अन्य लैंग्वेज नहीं है, यानी कि इंग्लिश का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो आप यहाँ पर कोई अन्य लैंग्वेज जो कि इंडियन ही हो वो आपको आती है तो सेम वे में आप बता देंगे और फिर सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपकी OTR प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर ग्रीन चेक देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके सभी फील्ड भरे जा चुके हैं और आपने सभी जानकारी भर ली है। अभी आपको इसमें अप्लाई करना है, मेन अप्लाई अब आपका शुरू होगा। ये आपने अभी तक आपकी प्रोफाइल कंप्लीट की है तो आप अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज आपके सामने यहाँ पर सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम 2025 आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अपडेट एडिट OTR, यानी कि अगर आप अपने पार्ट 1 को अपडेट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। फिर आपको यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब यस करने के बाद जो आपने अभी अपना OTR प्रोफाइल कंप्लीट किया है वो आप देख सकते हैं कि सभी इसमें ग्रीन होने चाहिए, ग्रीन चेक, और इसका ग्रीन चेक होने का मतलब है कि आपने अपने OTR प्रोफाइल को कंप्लीट करके रखा है। अभी आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आप चाहे तो यहाँ से अपनी प्रोफाइल समरी को एक बार व्यू या प्रिंट भी कर सकते हैं। अब आप जैसे इसके ऊपर टिक कर दे तो आपको आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर व्यू पार्ट 1 के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू करना चाहिए कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन आएगी। आप सभी जानकारी चेक करने के बाद नीचे की तरफ देखेंगे नेशनलिटी, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है मैरिटल स्टेटस, तो आपका यहाँ पर स्टेटस पहले से आपने भर रखा है। फिर आपकी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू, तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन आपने OTR के अंदर भरी थी वो सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हैं। सभी जानकारी चेक करेंगे और नीचे आएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर, तो सिलेक्ट द क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपनी क्वालिफिकेशन को। अगर आप ऑलरेडी अपनी डिग्री पास कर चुके हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप अभी अपनी जो डिग्री है वो कर रहे
रहे हैं, अभी लास्ट ईयर के अंदर है, तो आप सेकंड ऑप्शन टिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछे सिलेक्ट योर डिग्री सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, आपको आपका ग्रेजुएशन के अंदर डिग्री सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पर काफी सारे सब्जेक्ट और स्ट्रीम दिए गए हैं, अगर आपका इनमें है तो सिलेक्ट कर ले, अगर इनमें नहीं है तो अदर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा इन्हीं में है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आप देखेंगे फॉर विच एग्जामिनेशन यू वुड लाइक टू कंसिडर, यानी कि कौन से एग्जाम को आप कंसिडर कराना चाहेंगे, सिविल सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या फिर दोनों। तो अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी एक पर अप्लाई करना जैसे कि आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, तो फिर आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है ये वाला ऑप्शन, जिस पे आप कंसिडर कराना चाहते हैं, अपने आप को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो आप दे सकते हैं। फिर आप एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देखेंगे जो कि आपको चेक करनी है, और उसके बाद में कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आता है क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, यानी कि जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, क्या आप उसको क्लेम करना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस कर दीजिए, अगर नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप यहाँ पर यस करके इसमें क्लेम कीजिएगा, ओवर एज नहीं हुआ तो कोई जरूरत आपको इसको क्लेम करने की है नहीं। अब आप यहाँ पर नीचे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो आप डॉक्यूमेंट्स को भी वेरीफाई कर लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पर जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट व्यू करेंगे, अगर मान लीजिए आप अपने डॉक्यूमेंट को व्यू कर रहे हैं और फिर भी आपको यहाँ पर आगे बढ़ने का जो ऑप्शन है वो नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्यूमेंट के सेक्शन में जाकर के फिर से अपनी सेम फाइल को अपलोड करना है, जो कि वहां पर आपको अपलोड करने को बोली जा रही है, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट, 12th का, डिग्री का। तो अगेन उन फाइल को आप अपलोड कर देंगे और फिर आप यहाँ पर व्यू डॉक्यूमेंट अपलोडेड के ऊपर क्लिक करके उनको व्यू भी कर लेंगे। इसमें आप क्या देख सकते हैं, अपलोड दी सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, यानी कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है, और साथ ही यहाँ पर जो अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपकी जो आईडी की इन्फॉर्मेशन है वो आएगी, आप यहाँ पर इसको देखेंगे। फिर आपसे पूछे प्लीज इंडिकेट योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पर आपकी परसेंटेज कितनी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आपने सिविल सर्विस एग्जाम पहले भी दिया तो आपने कितने अटेम्प्ट दिए हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप यहाँ पर इसमें 0 लिख दीजिएगा। फिर नीचे आता है सेंटर फॉर CSM एग्जामिनेशन, तो आप यहाँ पर जो आपका सिविल सर्विस का मेन एग्जाम है वो आप कौन सी सिटी में देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 to 5, यानी कि पेपर 1 से लेकर के पेपर 5 की परीक्षा के लिए भाषा का माध्यम आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। अगला सवाल है कि छठे और सातवें पेपर के लिए वैकल्पिक विषय आप क्या रखना चाहते हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो भी आप यहाँ पर इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे छठे और सातवें पेपर के वैकल्पिक विषय का भाषा माध्यम, तो किस लैंग्वेज में आप चाहते हैं ये पेपर वो आप सिलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। और सवाल आता है अगला कि क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं? अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। उसके बाद में आता है कि यदि नहीं तो पेपर ए हेतु भाषा का चयन करें, पेपर 1 आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपने जो भी जानकारी भरी है वो सभी आपके सामने, आप एक बार फिर से इन सभी को जानकारी को चेक कर ले। अगर आपको कोई जानकारी गलत लग रही है तो आप अपडेट के ऊपर क्लिक करके इसको अपडेट कर ले, नहीं तो यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो भरिए और आई एग्री इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो चुका है, और जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनके सामने पेमेंट का पेज आएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तब उनके सामने वाला इंटरफेस आएगा और तभी उनका पार्ट 2 कंप्लीट होगा। और क्योंकि SC ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए कोई फीस नहीं है तो वो यहाँ पर डायरेक्टली इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे। अभी आप यहाँ से इसको प्रिंट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि रेशन आईडी इंपॉर्टेंट है। अभी उसके बाद आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर अगेन क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर व्यू पार्ट 2 कर सकते हैं और इसको दोबारा से देख सकते हैं। एंड देन आप क्लिक हियर टू डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर आता है लैंग्वेज मीडियम फॉर इंटरव्यू टेस्ट, तो इंटरव्यू के लिए आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, बेसिकली हिंदी या फिर इंग्लिश, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि वेदर फादर अलाइव डिकेज्ड, यानी कि आपके पिताजी उनका देहांत हो चुका है या फिर वो जिंदा है, अलाइव तो अलाइव और डिकेज्ड है तो डिकेज्ड। उसके बाद में मदर का आपको सेम वे में स्टेटस बताना है। एंड देन यहाँ पर आएगा डू यू पोसेस द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन है जो मांगी अप्लाई करने के लिए क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर इसमें यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड देन गाइज यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर आपकी सर्विस की प्रेफरेंस देनी है कि आपको किस नंबर पर किसको प्रेफरेंस देनी है, तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इनको प्रेफरेंस दे दीजिएगा। ऐसा नहीं है जैसे कि मैं भर रहा हूँ आप भी इसी तरह से भरे, आपको आपका जो कॉमन सेंस है या फिर खुद का आइडिया जो आपको लगता है कि मैं इस वाली पोस्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, उसको दूसरे नंबर पर देना चाहता हूँ, उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो जो भी चॉइसेस पर आप एलिजिबल होंगे आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ पर दे दीजिएगा और फिर आप यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब आपके सामने यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनयर का एक सेक्शन आता है, तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट में पैलेस ऑफ बर्थ बताना है, तो विलेज, तहसील, टाउन, डिस्ट्रिक्ट
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, स्टेट कैपिटल अदर देन मेट्रोपोलिस, आउट ऑफ इंडिया, कहाँ पर जन्म हुआ है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। फिर है पैलेस वेयर यू हैड मोस्ट ऑफ योर स्कूल एजुकेशन, आपकी ज़्यादातर क्वालिफिकेशन किस जगह पर हुई है, विलेज, तहसील, टाउन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो जहाँ पर भी हुई है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आता है पैलेस ऑफ रेसिडेंस मोस्ट ऑफ द टाइम आफ्टर कंप्लीटिंग हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि आपकी जो 12वीं कंप्लीट करने के बाद में आप ज़्यादातर किस जगह पर रहे हैं वो आपको बताना है, विलेज, तहसील, टाउन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो जहाँ पर भी रहे इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि पैलेस ऑफ स्टे ऑफ फादर गार्जियन मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 15 ईयर, यानी कि पिछले 15 साल के अंदर आपके पिताजी या फिर जो आपके गार्जियन है वो कहाँ पर रहे ज़्यादा, तो आपको बताना है इनमें से जो भी आपका स्टेटस है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील, टाउन, तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर सवाल आता है कि आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ योर पैलेस ऑफ बर्थ, पैलेस ऑफ स्कूलिंग, पैलेस ऑफ कॉलेज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, योर फादर्स गार्जियंस पैलेस ऑफ स्टे, डू यू कंसिडर योर बैकग्राउंड एज रूरल और अर्बन, यानी कि जो आपने यहाँ पर अभी आंसर किया है इसके अकॉर्डिंग अपने आप को आप किस जगह पर काउंट करते हैं, ग्रामीण एरिया या फिर शहरी एरिया, तो आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है एजुकेशनल पार्टिकुलर्स, तो यहाँ पर स्कूल ऑफ लिविंग आपको बताना है, इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो स्कूल लेवल आपका क्या है आप बताइए, हिंदी मीडियम था, इंग्लिश मीडियम था, रीजनल लैंग्वेज थी या फिर अदर थी, जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कॉलेज लेवल क्या का मीडियम क्या था वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट अटेंडेंट एट स्कूल लेवल, तो आपने स्कूल लेवल पर जो अपनी पढ़ाई की है वो किस स्कूल से की है, गवर्नमेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल, एडेड प्राइवेट स्कूल, मिशनरी स्कूल या फिर अदर, तो जिससे भी की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको 12वीं का बताना है सेम वे में, और फिर यहाँ पर नीचे आएंगे तो ग्रेजुएशन की जानकारी बताएंगे सेम वे में। आपका यहाँ पर सवाल है कि एकेडमिक डिसिप्लिन, प्लीज मेंशन द एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग, तो जिसमें भी की है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आपने जानकारी भरी है तो उसका भी स्टेटस सेम वे में आप बता देंगे। फिर यहाँ पर एमफिल, पीएचडी अगर की है तो भर देंगे, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट, तो अभी आपका करंट स्टेटस क्या है, एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, रिसर्च स्कॉलर या अदर, तो जो भी है अगर रोजगार है तो एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार के लिए सिलेक्ट करेंगे, और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट, तो जो भी स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है कि सिलेक्शन इन प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हैव यू बीन सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, क्या आप सिलेक्ट किए हो प्रीवियस सिविल सर्विस एग्जाम के आधार पर, अगर हाँ तो यस, या फिर नो, या फिर नॉट एप्लीकेबल, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो आप नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे देखेंगे पर्टिकुलर्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एम्प्लॉयमेंट फाइनली क्वालिफाइड बाय यू, तो यहाँ पर आपको बताना है सिलेक्ट द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड एंटर नंबर ऑफ टाइम्स फाइनली क्वालिफाइड बाय यू, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन, तो अगर आपने इनमें से कोई एग्जाम दिया है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और अगर इनमें वो एग्जाम नहीं है तो आप यहाँ पर एनी अदर एग्जामिनेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर नंबर ऑफ टाइम्स फाइनली क्वालिफाइड, तो कितने टाइम्स के बाद में आप उसको क्वालिफाई किए हो उसकी जानकारी आप यहां पर भर देंगे। पर गाइज अगर ऐसा है कि आपने यहां पर कोई एग्जाम नहीं दिया तो आप इसको ऐसे ही सिलेक्ट के ऊपर रहने दीजिएगा और इसको जानकारी को मत भरिएगा, क्योंकि ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल हो रही है जिन्होंने इनमें से कोई भी एग्जाम दिया है, और वो दिया है तो फिर वो किस लेवल पर जाकर के, किस अटेम्प्ट के ऊपर जाकर के उसने वो पास किया है। इसके बाद यहाँ पर आता है गिव टू रीजंस इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फॉर प्रीफरिंग सिविल सर्विसेज, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको बतानी है, जैसे कि बेटर पे, बेटर सर्विस कंडीशन, तो क्यों आप इसको प्रीफर कर रहे हैं, क्यों आप ये जो आपका यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम है वो देना चाहते हैं, या फिर आप सिविल सर्विस या सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो कोई भी एक रीजन आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बता सकते हैं, इनमें से जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर ना जाकर के आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना जवाब यहाँ पर दीजिएगा। सेकंड प्रायोरिटी आप यहाँ पर बता सकते हैं, जो भी है आपका वो आप दे दीजिएगा। फिर है बैकग्राउंड ऑफ पेरेंट गार्जियन, तो फादर गार्जियन का जो बैकग्राउंड है उसके इन्फॉर्मेशन आपको देना है, तो सिलेक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पिताजी की क्वालिफिकेशन क्या है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर मदर की क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में आपको कहां से पता चला है, तो यहां पर आप कोई भी एक रीजन इनमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे कोचिंग अटेंडेड फॉर सिविल सर्विसेज प्रीलिम एग्जाम, तो आपने यहां पर कौन सी कोचिंग अटेंड की है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कोचिंग सेंटर, अदर, या फिर नॉट अटेंडेड, तो जो भी आपका रहा है इनमें से स्टेटस वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। अगर अटेंड ही नहीं किया, वैसे ही आप तैयारी कर रहे हैं अपने खुद
से, तो आप नॉट अटेंडेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन एग्जाम के लिए भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा आपके स्टेटस के अकॉर्डिंग। और आपका जो सिविल सर्विसेज पर्सनैलिटी टेस्ट है ये आपने कहाँ से इसकी परमिशन की है वो भी आप यहाँ पर बता दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएगा नंबर ऑफ अटैम्प्ट। तो सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जाम नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स मेड, कितने अटैम्प्ट आपने दिए, तो जितने भी दिए वो आप भर दीजिएगा। नहीं दिया है तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिएगा। नंबर ऑफ टाइम्स क्वालिफाइड, तो बेसिकली आप इसमें 0 लिख सकते हैं क्योंकि ये आपको फिल करना अनिवार्य है। सेम वे में सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन, तो क्योंकि आपने सिविल ही नहीं दिया तो फिर मेन कैसे देंगे, तो इसमें भी बेसिकली 0 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आ चुका है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। सेकंड है ऑप्शनल सब्जेक्ट इन प्रीवियस सीएस मेन एग्जामिनेशन, तो अगर एप्लीकेबल है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पर आएगा आपके सामने सजेशन, प्लीज गिव स्पेसिफिक सजेशंस इफ एनी ब्रीफ टू इंप्रूव द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विद रिगार्ड टू सिलेबस एग्जामिनेशन सिस्टम। यानी कि अगर आप यूपीएससी को कुछ सजेशन देना चाहते हैं सिलेबस और इसके पैटर्न को लेकर के, कोई भी सजेशन वो हो सकता है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो आपको लगता है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट का एक पेज आएगा जो कि आपको यहाँ पर देख लेना है, और फिर आप प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपने जो फॉर्म भरा अभी तक वो भी प्रीव्यू कर लीजिएगा। पूरी जानकारी अच्छे से चेक कर लेनी है। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है तभी आप यहाँ पर हैव यू सीन द प्रीव्यू ऑफ द एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करके यस करना है, एंड देन पार्ट 3 फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, एंड देन यहाँ पर आपका जो एग्जाम सेंटर है मेन प्रीलिमिनरी वाला वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ डिक्लेरेशन देखेंगे, आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन फिर आप देखेंगे कि जो आपका फॉर्म है वो बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। गाइज अगर आपके सामने फाइनल प्रिंट लेते समय या फिर फाइनल सबमिट करते समय कोई एरर आ जाता है जैसे कि मेरे सामने अभी आया था, तो फिर आप अगेन लॉगिन हो जाइएगा, और लॉगिन होने के बाद में आप यहाँ पर व्यू सिलेक्शन सेंटर एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन इसके ऊपर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपने फॉर्म भरा है उसका स्टेटस भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब अगर गाइज आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का अभी तक प्रिंट नहीं ले पाए और आपको नहीं पता कि कैसे प्रिंट लेना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस के बाद में व्यू प्रिंट दिया है, तो आप DAF-CSM क्लिक यार इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह से आप PDF के फॉर्मेट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा और पूरी जानकारी इसके अंदर आपको दी गई है। तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद है, नहीं तो आप यहाँ पर PDF के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी है। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।